सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 की जो हमारी पिछली पोएम थी हैव यू अर्न योर टुमारो, दैट इज़ 2.4, उसका क्रिटिकल अप्रिसिएशन। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको उसके सोल्यूशन अच्छे से पूरा प्रोवाइड कर दिया था। आज की वीडियो में हम उसका क्रिटिकल अप्रिसिएशन देखेंगे और साथ ही कुछ इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देखेंगे, चांसेस रहते हैं बोर्ड एग्जाम में कम। तो लेट अस स्टार्ट विद द आंसर। A5, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। राइट एन अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम कंसिडरिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो आपको इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए पोएम का अप्रिसिएशन करने का है। ये हर पोएम के लिए यही पॉइंट्स फॉलो होते हैं, जैसे कि अबाउट द पोएम, पोएट, टाइटल, थीम, पोएटिक डिवाइसेस, लैंग्वेज, स्टाइल, स्पेशल फीचर्स, टोन एंड टाइप, वैल्यूज़, मैसेज, योर ओपिनियन अबाउट द पोएम। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। Have You Earned Your Tomorrow by poet Edgar Guest is a thought-provoking and motivational composition. Edgar Albert Guest was a British-born American poet who was popular in the first half of the 20th century and became known as a people's poet. His poems often had an inspirational and optimistic view of everyday life. तो ये था थोड़ा पोएम और पोएट के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन। अब थोड़ा टाइटल पे आ जाते हैं। द टाइटल itself provokes the readers to contemplate whether have done anything to help someone. Every question forces us to ask yourself if we were kind, unselfish, patient and thoughtful towards other. मतलब ये वही बोला है कि जो टाइटल है वो हमें खुद बताता है कि हमने आज कुछ किए ताकि इससे हमें कल हमारा अच्छा हो जाए। तो पोएम की शुरुआती लाइन में लिखा हुआ है हैव यू अर्न्ड योर टुमारो, तो वो जरा थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट बना देता है पोएम के ऊपर। सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग ईच डे बाय बीइंग काइंड एंड हेल्पफुल टुवर्ड्स अदर्स एंड बाय मेकिंग स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ अदर्स एज द गुड डीड्स डन बाय अस टुडे विल अर्न अस आवर टुमारो। तो राइटिंग स्टाइल पे आ जाते हैं कि पोएम किस में लिखी गई है। द पोएम इज रिटन इन राइमिंग कपलेट्स एंड कंटेन 4 क्वाड्रेंट्स, 4 stanzas of 4 lines each. The first stanza has 4 lines, each having 14 syllables. The second, third and fourth stanza, also with 4 lines, have 15 syllables each. The use of rhetoric question by the poet to convey his idea and inspire the readers add gravity to the poem and make a unique literary impact. तो रेटोरिक क्वेश्चन आप लोग को रहेगा, ऐसा बोर्ड एग्जाम में आ सकता है आपको। मेरे ख्याल से 11th में रहेगा आपको। रेटोरिक क्वेश्चन वो होता है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर एक्सपेक्ट नहीं होता है, तो जिनके क्वेश्चन में ही आंसर्स रहता है वो टाइप के क्वेश्चन बोलते हैं रेटोरिक क्वेश्चंस। Next, every stanza has 2 or 3 questions to find out if they have done anything to improve the life of others. It is set to a rhyme scheme A A B B C C A A D D E E F F and A A. The language of the poem is simple and straightforward and leaves no room for subjectivity. मतलब लैंग्वेज एकदम सिंपल है, कोई डाउट क्रिएट होता नहीं है। पोएम पढ़ते साथ ही आपका जो क्रिएटिव माइंड है वो अच्छे से पूरा डेवलप कर लेता है पिक्चर को। So the poet employs a number of poetic devices in the poem like alliteration, antithesis, interrogation, inversion and synecdoche. The most prominent figure of speech is interrogation, wherein the poet asks simple questions to the reader about how he or she treats the people he or she come across in his or her life. जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मेन पोएम का वो इंटरोगेशन है। If you haven't checked the last video, please go and check once again. All your doubts related to this poem will be solved and figures of speech also. Let us continue. All these poetic devices serve to impart an earthy sense to the verse and hence enhance its poetic appeal. ये लाइन आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। तो द टोन एंड टाइप ऑफ पोएम आर इंस्पिरेशनल एंड डिडैक्टिक as the poet tries to urge the readers to be good towards other. A special feature in the poem is the use of imagery such as vanish in throng, rushed along the way, slipping fast and close your eyes in slumber, which add to the overall appeal of the poem. मतलब ये सब जो अच्छे अच्छे phrases और expressions पोएट ने यूज़ किया है पोएम में, वो पोएम को और अच्छा बेटर क्वालिटी दे देते हैं। So the message of the poet is clear that one's life is meaningful only if it is useful to humanity. The poet says that one's conscience has to know that your existence is justified.
The message conveyed in the poem is that even the smallest good deed on one's part is enough to guarantee a better tomorrow for oneself. This poem is a brilliant effort to prod the readers into questioning their own goodness and help others in any way possible, thereby earning themselves a well-deserved future. तो ये था मतलब पोएम से आपको क्या सीख मिल रही है और मैसेज मिल रहा है और आपको पोएम क्यों पसंद है, ये बहुत अच्छे से मैंने आपको एकदम अच्छे से पूरा प्रोवाइड कर दिया। इसका जो अप्रिसिएशन है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट अभी ले सकते हो। यहाँ से चालू हुई है और छोटा सा है वैसे भी है, और अभी आप अगर रेफरेंस बुक में किसी में भी देखने जाओगे तो उसमें बहुत बड़ा रहेगा ये, और उसके अंदर जो वर्ड्स भी रहते हैं वो बहुत हार्ड रहते हैं कभी कभी स्पेलिंग, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से एकदम पूरा अच्छे से पूरा प्रोवाइडेड है सिंपल लैंग्वेज में और बेस्ट क्वालिटी के साथ। सो इफ़ यू विश यू कैन रेफर दिस और एल्स इट इज़ योर चॉइस। और ये जो फिगर्स है उस पीछे आप किसी सिर्फ कोई 2 या 3 से 4 लिख सकते हो, बाकी को आप एक्सेट्रा डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं कि मतलब आप सारी की सारी लिखो। सो दैट्स इट एवरीवन, इतना था इसका जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन। अब जरा थोड़ा इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं इस पोएम के जो प्रिपेयर है आपके लिए, जो चांसेस रह सकते हैं आने के। मीनिंग्स देख लेते हैं। अटर का मीनिंग होता है जैसे स्पीक, चेयरफुल का हो सकता है हैप्पी, वैनिश का हो सकता है डिसअपियर। तो ये अच्छे से आपको यहाँ पे दिया हुआ है, और ये जो मीनिंग्स रहते हैं ये पोएम और चैप्टर दोनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्योंकि चैप्टर में आपको आ सकता है 2 मार्क्स के लिए, जहाँ पे कभी ट्रू और फॉल्स आता है तो उसके बदले क्वेश्चन है ऐसा आ सकता है कि राइट द सिमिलर मीनिंग फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, तो आप इसको भी अच्छे से रेफर कर लीजिए। और साइड में आप अगर देखते रहोगे तो पोएम और जो चैप्टर आपके लिखे हुए रहते हैं वो लोग के राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड में हर पेज के वो मीनिंग और उनके वो वर्ड दिया हुआ रहता है, उनका मीनिंग दिया हुआ रहता है जो एक्सट्रैक्ट में आता है, तो उनको भी अच्छे से रेफर कर लीजिएगा। गिव वन वर्ड फॉर के लिए भी ऐसा आ सकता है। सो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग, जो पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स बचे रह गए थे वो अभी हम यहाँ कर लेते हैं। तो A2 का सबसे पहला क्वेश्चन, वॉज इट वेल और सोली स्पेंड, मतलब ये क्वेश्चन था, और एक्सप्लेन द मीनिंग एंड गिव इलस्ट्रेशंस। The speaker says that any day not spent in improving the life of others is wasted. It is lost if it is solely spent. The poet inspires us to be mindful, be good, be of good use to the world around us. The poet urges us to be kind and unselfish and help at least one person every day. This is implied throughout the poem. पूरी पोएम में यही बोला गया है कि अगर आपने आज के लिए किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं किया तो आपका दिन वेस्ट हुआ है। The poet asks the readers if they have made at least one person happy and lifted the spirits of one strangers who had lost all hope. तो ये एग्जाम्पल आप देख सकते हो उधर, अगर आपको ऐड करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में रहेगा ऐसा कि गिव इलस्ट्रेशन, तो आप अपनी तरफ से एग्जाम्पल दे सकते हो, क्योंकि ये आंसर तो अगर आपने किसकी हेल्प किया रहोगे तो आप उधर डाल सकते हो कि हाँ भाई मैंने ऐसे ऐसे हेल्प किया हूँ किसी की। सेकेंड, एज यू क्लोज योर आइज इन स्लम्बर डू यू थिंक दैट गॉड वुड से You have earned one more tomorrow by the work you did today. Elaborate the idea in these lines. हाँ, ये टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत अपने अंदर ब्यूटी रखते हैं और साथ में मार्क्स भी ये बहुत कैरी करते थे कि मतलब ये लाइंस दी हुई रहेगी आपको पोएम के, कोई से भी उठा के बोल दे और बोलेगा इनका एक्सप्रेस मीनिंग बताओ या पोएट इनसे क्या कहना चाहता है। यहाँ पे बहुत अच्छा सा एक फ़ोटो दिया हुआ है, वी कांट हेल्प एवरी वन बट एवरी वन कैन हेल्प सम वन। वेरी गुड। तो अगर आप चाहो तो इसको अच्छे से फॉलो कर सकते हो। तो इसका आंसर देख लेते हैं। द पोएट अर्जेस द रीडर्स टू मेक आर लिविंग यूजफुल एज वी डू नॉट नो वॉट इज इन स्टोर फॉर अस टुमारो। येस, द पोएट मोटिवेट्स द रीडर्स टू आस्क देमसेल्व्स, डिड वी डू एनी गुड टुडे, डिड वी हेल्प एट लीस्ट वन फेलो ह्यूमन टुडे। द पोएट सेज दैट वी शुड मेक एन एफर्ट टू स्पीक अ काइंड वर्ड टू अ स्ट्रेंजर, वी मे पास और हेल्प सम वन इन नीड। तो ये था जो 2 लाइन्स यहाँ पे दिए हुए, इनका ये मतलब आपको देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। Next question. The poet suggests that one should do good to others. Complete the table by giving examples of doing good to the following people. तो मतलब फैमिली के साथ, ये मेरे ख्याल से मैंने आपको प्रोवाइड किया था पिछले से, फिर भी यहाँ इसका आंसर देख लेते हैं। फैमिली मेम्बर्स के साथ, घरों के काम के साथ आप हेल्प कर सकते हो, हेल्प विद कोर्स।
फ्रेंड्स के साथ वो जब मदद चाहिए रहती तब आप कर सकते हो। एंड नेबर्स के साथ बी कोऑपरेटिव, लिव इन हारमोनी। वो तो होता है, जैसे गुजराती में बहुत अच्छी कहावत है, भालो सगो पड़ोसी, तो यू कैन फॉलो दैट। उसके हिसाब से ये बहुत अच्छे से पूरा फॉलो हो रहा है। A3 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए एंड दियर मीनिंग इन कॉलम बी। तो जैसे सबसे पहले ये PDF की शुरुआत में जो आपको दिया होता है, देखिए वो यहाँ पे रिपीट हो गया है। तो चीयरफुल, उसके लिए आंसर है विद द फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। सेल्फिश, उसका आंसर है लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। सोरली, उसका आंसर है हैप्पी। और डिसकंटेंट, उसका आंसर है कंसर्न विथ वंस ओन प्लेजर। तो यहाँ पे ये पूरा जम्बल्ड है, ये आंसर्स आपको लेना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है जो सामने दिया हुआ यही आंसर हो। जैसे चेयरफुल का आंसर मैं आपको बता देता हूँ, चेयरफुल का आंसर होता है हैप्पी। सामने सामने आंसर दिया हो, इसे आपको कंफ्यूज करने के लिए वो ABCD ऊपर नीचे कर दिया गया है, वरना चेयरफुल का जैसे सामने आंसर है चेयरफुल, हैप्पी। सेल्फिश, कंसर्न विद वंस ओन प्लेजर। सोरली, विद द लैक ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। डिसकंटेंट, लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो आंसर सामने सामने दिया, से आपको कंफ्यूज करने के लिए PDF में थोड़ा एडिशन रॉन्ग हो गया होगा। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, देयर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ होमोनियम्स इन द पोएम। फॉर एग्जांपल स्पोक, लिस्ट होमोनियम्स फ्रॉम द पोएम एंड गिव देयर मीनिंग्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया था होमोनियम्स क्या होते हैं और उनके 3-4 अच्छे एग्जाम्पल भी कराया था। तो अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं किया तो आप जाके उसे चेक कर सकते हो, आपको होमोनियम्स अच्छे से हो जाएगा पूरा। तो होमोनियम्स आर द वर्ड दैट हैव द सेम स्पेलिंग एंड साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। Therefore, a homonym is a word that has more than one meaning. For example, right means moral, the opposite left, and a personal freedom. तो यहाँ कुछ दिए हुए हैं आपको भी, जैसे बार्क और ट्रीज आउटर लेयर, तना जिसको बोलते हैं पेड़ का, और वही बार्क जो डॉग्स की साउंड होती है, द साउंड ऑफ अ डॉग। सिमिलरली रोज, टू हैव गॉटन अप, सो के उठना, एंड रोज इज़ ऑल्सो अ फ्लावर। तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो, इतना डिटेल में मतलब रहता नहीं है, फिर भी एज अ ग्रामर टॉपिक आप कर सकते हो होमोनियम को। फाइंड आउट एक्सप्रेशंस और फ्रेजेज विच डिनोट्स गोइंग अवे फ्रॉम ईच स्टैंजा। तो 1 इज़ गिवन वैनिश इन थ्रॉन्ग। हर एक स्टैंजा में जैसे मैं हमने सेंटर ये क्रिटिकल अप्रिसिएशन में देखा था कि पोएट ने बहुत अच्छे अच्छे एक्सप्रेशन फ्रेजेस यूज़ किया है जो पोएम की क्वालिटी को बढ़ाता है, तो वो हर एक स्टैंजा में उसने यूज़ किया, तो वो आपको पिकअप करके बताना है। तो आंसर हो जाएगा इज़ ऑलमोस्ट ओवर, पास्ट इज वे, रश्ड अलॉन्ग, वर फेडिंग नाउ। अब आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रामर का, जो आपका 2 से 4 मार्क्स का कैरी करेगा पूरे बोर्ड एग्जाम में, जो है फिगर्स ऑफ स्पीच। यहाँ पे आपको अच्छे से एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप रेफ़र कर सकते हो। मैं 2-3 कराऊंगा, बाकी आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इज़ एनीबडी हैप्पियर बिकॉज यू पास्ट इज वे, सबसे सिंपल ये फिगर्स ऑफ स्पीच मेरे को लग रहा है। फिर इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो ये हो गया इंटरोगेशन। जिसके भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क है वो फेस फिगर ऑफ स्पीच डायरेक्टली इंटरोगेशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर एम्फेसिस। सेकेंड हो, ये जो पहला वाला हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर ये भी हो सकता है एलिट्रेशन, द साउंड ऑफ लेटर H इज़ रिपीटेड फॉर बेटर पोएटिक इफेक्ट। H रिपीट हुआ है, या तो आप S भी डाल सकते हो क्या S रिपीट हुआ है, या तो P भी डाल सकते हो क्या P बार बार रिपीट हुआ है, तो वैसा है। डज एनी वन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टूडे, अगेन इट इज़ इंटरोगेशन। एंड एलिट्रेशन इसलिए हो सकता है द साउंड ऑफ लेटर T इज़ रिपीटेड फॉर बेटर पोएटिक इफेक्ट। E भी आप डाल सकते हो, सब वर्ड के अंदर E आ रहा है, तो जोन से भी एक लेटर भी जो है वो अगर रिपीट होता है तो सीधा एलिट्रेशन, तो इसलिए हर लाइन एक एलिट्रेशन हो सकती है। थर्ड देख लेते हैं, दिस डे इज़ ऑलमोस्ट ओवर एंड इट्स टॉयलिंग टाइम इज़ थरो। यहाँ पे आपको ऐसे दिख रहा होगा जो TT है बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए एलिट्रेशन हो जाएगा। और ये एक नया फिगर ऑफ स्पीच है जो इन्वर्जन, इज़ देयर एनी वन टू अटर नाउ अ काइंडली वर्ड ऑफ यू। इंटरोगेशन तो हो गया। इन्वर्जन का मतलब होता है जो प्रोज फॉर्मेट रहता है उसके अंदर हम पोएटिक फॉर्मेट में जो लिखते हैं, मतलब पोएम में क्या हम घुमा के लिखते हैं वर्ड को, लेकिन प्रोज में हम सीधा सीधा लिखते हैं। तो इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि मतलब प्रोज वर्जन को फॉलो नहीं किया गया और पोएटिक को यूज़ किया गया है ताकि जिससे पोएट की क्वालिटी बनी रहे। द वर्ड्स ऑर्डर इज़ चेंज, मतलब घुमा फिरा के लिखा गया है। अब ये आप बाकी का ले सकते हो इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट। फिफ्थ से इंट्रोगेशन, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था और इसमें भी बताया आपको क्रिटिकल अप्रिसिएशन में, कि मेन फिगर ऑफ स्पीच पूरी पोएम के थ्रू आउट जो है वो इंट्रोगेशन है, तो बहुत जगह देखने मिल जाएगा इंट्रोगेशन। टेन एग्जाम्पल्स आपको इसके अच्छे से प्रोवाइड है, तो आपको जो जितना भी डाउट होगा फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड पूरा अच्छे से ख़त्म ही हो गया होगा और आपका ये पोएम बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया होगा।
और नेक्स्ट जरा थोड़ा और क्वेश्चंस मैंने आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, वो भी आप देख लो। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि हर बार हर वीडियो में यही बोलता हूँ, आप ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल भी मत स्किप करो, चाहे रेफरेंस बुक्स अगर आप पढ़ रहे हो तो भी सब किया करो। ऐसे खास तौर से कंप्लीट द वेब एंड कंप्लीट द फॉलोइंग, कोई लाइन दी रहेगी उसको कंप्लीट करना है। तो पहले यहाँ पे देख लेते, कंप्लीट द वेब शोइंग वन गुड डीड ऑफ अ मैन फ्रॉम ईच स्टैंजा ऑफ द पोएम। गुड डीड ऑफ अ मैन मतलब हर पोएम, मतलब हमारी जो पोएम उसके हर स्टैंजा में पोएट ने बताया है कि मतलब एक अच्छा काम जो सा करना चाहिए, तो वो 4 है, 4 क्वार्टरंस है जैसे हमारी, तो उसके हिसाब से आपको ये लिखना है। फ्रेंडली ग्रीटिंग टू एनी नोन पर्सन। सेकेंड, डिड समथिंग टू इम्प्रूव द डे ऑफ अनदर ह्यूमन बींग। Left any mark of kindness since time was running out, and helped at least a single person out of many. Next आ जाते हैं, guess why the poet calls the readers to earn their yesterday. वेरी गुड, आंसर देख लेते हैं। द पोएट मेक्स द रीडर्स अलर्ट अबाउट डूइंग गुड टू अदर्स सो दैट दे कुड गेट टुमारो एज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड. He asks again and again, right from stanza 1 to stanza 4, to try and improve the life of another human being. He advises the readers to check at the end of the day whether the day has been spent fruitfully to earn tomorrow. The poet's message is that one has to do acts of kindness to earn one's tomorrow. अब ये थोड़ा पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है जो आप खुद से ट्राई कर सकते हो। इतने सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ थोड़ा आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया हूँ, ताकि आपका भी थोड़ा चैप्टर से रिलेटेड जो भी रहेगा वो ये सब सॉल्व करते टाइम हो जाएगा ख़त्म। पहला, डिस्क्राइब द वेरियस वेज यू ग्रीट योर एल्डर्स। वेरी गुड, आप अपने रिलीजियस वे में जा सकते हो या एशियन, इंडियन, कल्चरल, जैसा आप वैसा कर सकते हो। एंड सेकेंड, द इम्पोर्टेंस ऑफ टुमारो फॉर यू। ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ आप सभी मतलब इसका आंसर लिखिए, ताकि आपको जो आपके कल का क्लियरेंस है वो आपको आज ही मिल जाए। जैसे कितने लोग बोलते हैं कि हम पहले साइंस ले लेंगे बाद में डिसाइड करेंगे, तो अगर ये क्वेश्चन आप करोगे तो मतलब आपको हो सकता है कि आपने सही में साइंस लिए हो तो फिर ज़्यादा सही है, या नहीं, या कोई सा भी स्ट्रीम आपने लिए हो तो। फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है, कंपोज अ पोएम ऑफ 4 लाइन्स ऑफ योर ओन वर्ड्स विद द राइम स्कीम ए बी बी। क्वालिटी क्वेश्चन है, कंफर्म क्वेश्चन है, ऐसे आते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 पोइट्री में एक A4 या तो A5 के अंदर, कंपोज अ पोएम ऑफ योर ओन, तो वहाँ पे आप इसको अच्छे से रेफ़र कर सकते हो। और कभी ऐसा रहेगा कि राइम स्कीम देती रहेगी आपको, या तो कभी बोलेगा कोई टॉपिक दे देगा उसके हिसाब से आपको पोएम बनाने का, तो कभी आपको बोलेगा कि आप कोई सी भी पोएम बना दो लेकिन लॉजिकल पोएम बनाओ। सो दैट्स इट। इसी के साथ जो हमारा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और जो क्रिटिकल अप्रिसिएशन था पोएम नंबर 2.4 दैट इज़ हैव यू अर्नड योर टुमारो, यहाँ पे ऑफिशियली अच्छे से पूरा ओवर हो चुका है। I believe that all your doubts related to this poem and the critical appreciation have been solved by me, and the rest you can do by referring to the PDFs which I will be providing. And if you like the video and thought that the content was very good enough, so please do like the video, share with your friends, share in your WhatsApp group, and if you have come to the channel first time, then please subscribe the channel and ask your friends to subscribe, as forward I will be bringing physics, chemistry, maths and biology videos. Also, first I am trying to cover the portion for English and Hindi. तो जैसे ये हो जाएगा तो वैसे हम फिर बाद में PCMB पर जाएंगे। अब आप देख रहे हो मैं ऑन अ रेगुलर बेसिस 4 से 5 वीडियो रोज़ अपलोड करते रहता हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने मतलब जो पोर्शन है वो थोड़ा लेट शुरू किया, क्योंकि मैं डेटा पूरा गैदर कर रहा था सब जगह से आपके लिए, तो यार थोड़ा लेट पोर्शन हुआ है, तो इसलिए आपको थोड़ा नोटिफिकेशन ज़्यादा आते रहेगा। अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया है चैनल का तो ज़रा थोड़ा एज ऑफ नाउ के लिए आप कर लीजिए। बाकी रेगुलर बेसिस पे फिर आपको 1 से 2 वीडियो आएंगे जब हमारी ट्रेन ट्रैक पे आ जाएगी, ताकि से पोर्शन आपका जल्दी कंप्लीट हो, बोर्ड एग्जाम से पहले आपको क्वालिटी चीज़ें मिले। इसलिए मैं खुद रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अपलोड कर रहा हूँ। अभी जैसे आप देख सकते हो 7 नवंबर तक का पूरा स्केड्यूल एकदम टाइट है आपके लिए, मैंने मतलब पूरा अपलोड कर दिया हूँ वीडियोस, वो पब्लिश होने के लिए मतलब टाइम पे पब्लिश होते रहेंगे। तो इसलिए अभी ज़्यादा थोड़ा नवंबर तक या दिसंबर तक आप लोग को ऐसे ज़्यादा थोड़ा इतने ज़्यादा वीडियो मिलेंगे, वो प्लस आपके बेनिफिट के लिए भी रहेगा वो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, मेहनत को वेस्ट मत होने दीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियोस, टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।